ब्रजेश जी, नेटवर्क 18 ग्रुप के सभी साथी, सबसे पहले मैं उन सभी को अपनी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, जिनको आज इस मंच से प्राइड ऑफ जम्मू कश्मीर के पुरस्कार से नवाजा गया है। मुझे विश्वास है कि जिस साहस, सद्भाव और निस्वार्थ सेवा का परिचय आपने दिया है, उससे इस सभागार में बैठे हुए और समाज के बाकी लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी। बाकी लोगों को मिले या न मिले, इस सभागार में जो लोग बैठे हैं कम से कम उनको ही प्रेरणा मिली तो मैं समझूंगा कि इस आयोजन की एक बड़ी उपलब्धि है। जिन्हें पुरस्कृत किया गया है वह जम्मू कश्मीर के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से आते हैं। उनका कार्य क्षेत्र, उनकी प्रोफेशनल लाइफ ये भी अलग अलग है, लेकिन अगर उद्देश्य की बात मैं करूं तो उद्देश्य सबका एक है। चेतना के धरातल पर अगर मैं देखूं तो वो सभी एक ही तरह के काम में लगे हैं, और अगर संकल्प की बात करूं तो संकल्प भी एक ही दिखता है। बिना किसी व्यक्तिगत लाभ के इच्छा के दूसरों की मदद करना, ये मूल में उनके चरित्र का हिस्सा है। इस निस्वार्थ भाव की सेवा को मैं समझता हूं कि मानवता का सर्वोच्च कर्तव्य माना गया है। इससे कोई बड़ी उपलब्धि हासिल होती है ऐसा मैं नहीं मानता, लेकिन आत्मसंतोष इस काम में जितना मिलता है, आंतरिक खुशी इस तरह के कार्य के कारण जितनी मिलती है, मैं समझता हूँ कि उसका कोई दूसरा सानी नहीं है। दूसरे किसी काम में इस तरह का सुख नहीं मिलता। जो इंसान सहनशीलता, विनम्रता और परोपकार की भावना से दूसरों का दुख दर्द बांटता है, उसको समझने की कोशिश करता है, उनकी मदद करता है, सचमुच में वह जीवन के सही अर्थ को प्राप्त करता है। हमारे यहाँ शास्त्रों में भी कहा गया, महाभारत में धर्मराज युधिष्ठिर का एक श्लोक है जिसका जिक्र मैं करूँगा। न तो हम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नामार्ति नाशना। अर्थात मुझे राज्य की कामना नहीं है, मुझे राज्य न मिले तो भी कोई बात नहीं, मुझे स्वर्ग भी न मिले तो भी चलेगा, लेकिन हे प्रभु, हे ईश्वर, मेरी कामना यही है कि जो लोग दुखी हैं मैं उनकी सेवा कर सकूं। मैं समझता हूं कि आज जिन्हें नेटवर्क 18 द्वारा प्राइड ऑफ जम्मू कश्मीर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वो इसी भावना के जीवंत प्रतिमूर्ति हैं। मैं मानता हूं कि जीवन के दौड़ में इंसान अनेक बड़े मुकाम हासिल करता है। धन, पद, पदवी, तमाम चीज़ें मिलती हैं, लेकिन दूसरों के कष्ट को दूर करके जो सुख इंसान को मिल सकता है, वही असली सुख हुआ करता है। मैंने नेटवर्क 18, ब्रजेश जी, उनकी पूरी टीम, खासतौर से कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल चैनल से जुड़े सभी साथियों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने आज पुरस्कृत किए गए कर्मयोगियों के सेवा और त्याग को एक्नॉलेज करने का काम किया है, और आज के इस समारोह के माध्यम से पुरस्कृत करके समाज के बाकी लोगों को भी प्रेरणा देने में एक मदद की है। नेटवर्क 18 का यह प्रयास आवाम को और सशक्त बनाने तथा प्राकृतिक आपदा में जीवन सुधार के कार्यों के लिए बाकी नागरिकों को भी प्रेरित कर सकेगा, ऐसा मुझे लगता है। मुझे विश्वास है कि इस सम्मान से न सिर्फ व्यक्तिगत सम्मान और प्रतिष्ठा में आपकी वृद्धि होगी, बल्कि लोगों को सामुदायिक विकास की प्रेरणा भी इससे प्राप्त हो सकती है। आज इस मंच से आवाम को एक बड़ा संदेश भी गया है। अपने व्यक्तिगत लाभ की बात तो हर इंसान सोचता है, लेकिन ऐसे कम लोग होते हैं
जो वह काम करते हैं जिससे दूसरे के जीवन में बड़ा बदलाव होता है, दूसरे को लाभ मिलता है। अवाम में मानवता के ऐसे सच्चे चेहरे भी हैं जो सुख को दूसरों के साथ बांटना चाहते हैं ताकि दूसरों का दुख दूर हो सके। और जिस समावेशी विकास की परिकल्पना हमारे संविधान निर्माताओं ने, नीति निर्माताओं ने की थी, उसे पूरा किया जा सके। एक दूसरा बड़ा संदेश जो इस मंच से जा रहा है वह यह है कि इंसान को प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर, तादात्म्य बनाकर चलना सीखना ही होगा। आज सबसे बड़ी चिंता क्लाइमेट चेंज और उसकी वजह से बढ़ने वाली प्राकृतिक आपदाओं, नेचुरल कैलेमिटीज को लेकर के है। अभी बताया गया कि अगस्त का महीना जम्मू और कश्मीर दोनों संभागों के लिए बड़ा ही चुनौतीपूर्ण रहा। जम्मू के लिए विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण रहा। जम्मू संभाग सबसे ज़्यादा प्रभावित था। 10 जिलों में एक के बाद एक प्राकृतिक आपदाओं ने सामान्य जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया था। लेकिन ये सिलसिला अगस्त से नहीं शुरू हुआ। ये मुझे लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही जम्मू कश्मीर में ये सिलसिला शुरू हुआ था, जब पाकिस्तान की सेलिंग के कारण बहुत सारे लोगों का घर बर्बाद हुआ, अनेक बहुमूल्य जानें गईं, अनेक नागरिक प्राकृतिक हादसा के शिकार हुए हैं, लोगों की संपत्ति का बड़ा नुकसान हुआ है, सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी तबाही हुई है और कई दिनों तक तो जीवन पूरी तरह से थम सा गया था। यही मंजर देश के बाकी हिस्सों में भी देखने को मिला। विशेष रूप से हिमालयन क्षेत्र के जो राज्य हैं वो भी भीषण प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर रहे थे। अनेक नागरिक असमय हमसे बिछुड़ गए, सैकड़ों परिवारों की संपत्ति और घर का नुकसान हुआ, हजारों परिवारों के सर से छत चली गई। प्रशासन के एक आंकड़े के मुताबिक जम्मू संभाग में लगभग 42-4300 से ज़्यादा घर पूरी तरह से तबाह हुए हैं। लगभग 32-3300 किलोमीटर से ज़्यादा सड़कें और अनेक पुल, ब्रिज, छोटे पुल, वाटर सप्लाई की स्कीमें, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, कॉलेज, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, अनेक संसाधनों को नुकसान पहुंचा है। मुझे लगता है कि अगर हम विचार करेंगे तो संसाधन तो फिर भी देर सवेर इकट्ठे किए जा सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर आज नहीं कल बनाया जा सकता है, लेकिन इस प्राकृतिक आपदा में जो अनमोल जानें गई हैं उनकी भरपाई किसी भी मुआवजे से नहीं हो सकती है। उन सभी परिवारों के प्रति मैं अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ और उनसे कहना चाहता हूँ कि ये हमें पता है कि मौत का कोई मुआवजा नहीं होता, लेकिन जो लोग हमसे दूर चले गए उनके परिजन, उनका परिवार सम्मान के साथ जी सके, इसके लिए प्रशासन भी प्रतिबद्ध है। जम्मू कश्मीर की सरकार हो या माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चलने वाली भारत सरकार हो, ये सभी लोग प्रतिबद्ध हैं। पिछले दिनों भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम जम्मू कश्मीर में आए, दौरा किए, आकलन किया, नुकसान का जायजा लेकर के एक रिपोर्ट भारत सरकार को प्रस्तुत की गई। भारत सरकार और प्रधानमंत्री जी का यह प्रयत्न है, प्रतिबद्धता भी है कि जम्मू कश्मीर पुनः जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कर सके, विकास की गति को आगे बढ़ाया जा सके और आम लोगों की ज़िंदगी पटरी पर लौट सके। एक दूसरा, आज ही 5000 से ज़्यादा प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के घर प्रधानमंत्री जी के विशेष हस्तक्षेप के कारण जम्मू कश्मीर के लिए आज ही स्वीकृति पत्र जम्मू कश्मीर प्रशासन को प्राप्त हुआ है। एक दूसरा भगीरथ प्रयास प्रकृति के नुकसान की भरपाई है। कई दशकों से क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर के नुकसान की भरपाई
तो देर सबेर हो जाती है, लेकिन प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों का जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कैसे होगी, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह आज खड़ा हो गया है। और आज यहाँ अनेक ऐसे इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स हैं, समाज के विभिन्न तबकों के लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं। उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि पिछले 5-7 वर्षों में प्राकृतिक आपदाओं की संख्या जिस तरह से हमारे देश में और दुनिया में बढ़ रही है, अगर उसका थोड़ा चित्र मैं प्रस्तुत करूं तो शायद आप चौंक जाएंगे। अनेक ऐसे भी लोगों को यहाँ सम्मानित किया गया जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की मदद की। इस बात के भी वे गवाह हैं कि कहीं न कहीं प्रकृति के साथ हमारा जो सामंजस्य है, तारतम्य है, वो टूट गया है। ये सच्चाई है कि जब पिछले महीने जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड जैसे राज्य प्राकृतिक विभीषिका झेल रहे थे, तब दुनिया के बाकी हिस्सों से भी तबाही की खबरें आ रही थीं। अमेरिका में इस वर्ष अभी तक 81 प्राकृतिक आपदाएं रिकॉर्ड हुई हैं और एक अनुमान के मुताबिक $182 बिलियन का नुकसान हुआ है। यूरोप का इस वर्ष का डेटा उपलब्ध नहीं है, लेकिन लास्ट ईयर 2024 का जो डेटा उपलब्ध है उस डेटा के मुताबिक नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से $45 बिलियन का नुकसान वहाँ हुआ है। ये इस बात का संकेत देता है कि समय के साथ आपदा की घटनाओं की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है और अभी तक के अध्ययन के मुताबिक पिछले 50 वर्षों में प्राकृतिक आपदाओं में मोटे तौर पर 5 गुना से ज़्यादा वृद्धि दर्ज की गई है। अगर वैश्विक आंकड़ों का औसत निकाला जाए तो प्रतिवर्ष पूरी दुनिया में 6000 से ज़्यादा नेचुरल कैलेमिटीज़ का सामना मानवता को करना पड़ रहा है। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के मुताबिक अगर ये स्थिति बनी रही तो 2030 तक विश्व को प्रतिदिन कोई न कोई एक प्राकृतिक आपदा रोज प्रभावित करेगी। पिछले वर्ष अगर पूरे विश्व में प्राकृतिक आपदाओं में हुए नुकसान का एक मोटी अनुमान आप लगाएंगे तो 2024 में कुल नुकसान लगभग $320 बिलियन का हुआ है और 15,000 से ज़्यादा नागरिकों ने अपनी जान गंवाई है। अभी 2 दिन पहले मैं नासा के द्वारा पेरू में आए प्राकृतिक आपदा का नक्शा मैप देख रहा था। वहाँ एक पहाड़ है वल्लुन राजू, उसका पूरा एक बड़ा हिस्सा नीचे गिर गया और वो जो नीचे बसे हुई कम्युनिटी थी वो पूरी तरह से तबाह हो गई। प्राकृतिक आपदा की वजह से इस वर्ष मई के महीने में न्यूजीलैंड के शहर वेलिंगटन में इमरजेंसी घोषित करनी पड़ी। ये उदाहरण और आंकड़े इसलिए मैं आपके सामने रख रहा हूँ क्योंकि समूचे समाज के कंधों पर प्रकृति और विकास के बीच संतुलन बनाने की एक बड़ी भारी जिम्मेदारी आ पड़ी है। एक तरफ हम अनिश्चित भविष्य की ओर तेज गति से बढ़ रहे हैं, बिजनेस से लेकर सोशल लाइफ में पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ प्रकृति का प्रकोप भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। क्लाइमेट चेंज और अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट की वजह से न सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग या टेम्परेचर बढ़ रहा है, बल्कि पूरी बायोडाइवर्सिटी भी बुरी तरीके से प्रभावित हो रही है। मैं विख्यात साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग की एक महत्वपूर्ण बात आपके सामने रखना चाहता हूँ कि मानव द्वारा पृथ्वी का शोषण अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया है, लेकिन मानव की ज़रूरतें, मानवीय मांगें और अपेक्षाएं ये लगातार बढ़ती जा रही हैं। हम अपने वायुमंडल को इस तरह तीव्र गति से प्रदूषित, समुद्र को विषाक्त और भूमि को नष्ट नहीं कर सकते क्योंकि यह अब और उपलब्ध नहीं है हमारे लिए। इसे एक बड़ी चेतावनी के रूप में हमें और आप सबको देखने की ज़रूरत है। मेरा आग्रह है
समाज का हर वर्ग आगे आवे, बायोडाइवर्सिटी को बचाने में हमारी भी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी के भाव से हम भी इस काम में लगें। एक अन्य साइंटिस्ट हैं दुनिया के बड़े प्रख्यात, डॉक्टर जेन गुडॉल। उन्होंने कुछ दिन पहले एक शोध किया, उनकी 4 लाइनें मैं कोट करना चाहूँगा। आप जो करते हैं उससे फ़र्क पड़ता है और आपको ये तय करना होगा कि आप खुद किस तरह का बदलाव लाना चाहते हैं। वहीं गांधी जी एक बात कहते थे कि जो बदलाव आप देखना चाहते हैं उसकी शुरुआत खुद से करिए। दिक्कत हमारी यही है कि हम बदलाव देखना चाहते हैं लेकिन खुद नहीं करना चाहते हैं। ये भाव अगर अब नहीं आया तो हम जिस मुहाने पर खड़े हैं, बर्बादी के सिवा शायद हमें कुछ नहीं मिलेगा। मैं आप सभी का आह्वान करता हूँ कि विकसित भारत और तीव्र विकास के लिए हमें पारिस्थितिक अखंडता और आर्थिक अखंडता दोनों साथ साथ बनाए रखनी होगी। आज यहाँ समाज के विभिन्न वर्गों के लोग हैं, प्रशासन के भी अनेक साथी हैं, इसलिए 2-3 बिंदुओं का जिक्र मैं करना चाहूँगा। ये सच है कि पिछले 5-6 वर्षों में जम्मू कश्मीर ने एक लंबी उड़ान भरी है, लेकिन ये भी सच है कि उड़ान पच नहीं रही है बहुत लोगों को। अभी भी ऐसे तत्व हैं जो भावनाएं भड़काकर भोले भाले नागरिकों को उकसाने का काम आए दिन कर रहे हैं। ऐसे लोगों से समाज के प्रबुद्ध जनों को जरूर निपटना चाहिए और उन्हें बेनकाब भी करना चाहिए। अलगाववादी तत्वों का इकोसिस्टम आईसीयू में है, ये बात सबको पता है। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि अब अलगाववादी तत्वों को कहीं से भी ऑक्सीजन न मिले। हमें ये देखना होगा कि अलगाववादी तत्व समाज में अपनी पकड़ या अपनी पहुंच बढ़ा न पाए। बड़ी पुरानी लोकोक्ति है हमारे यहाँ कि एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा करती है, और मैं मानता हूँ कि एक अलगाववादी तत्व पूरे अवाम की शांति, समृद्धि और विकास को नष्ट कर देता है। इसलिए ऐसे तत्वों को समाज भी आगे आकर बेनकाब करे, उनकी सूचना सिक्योरिटी फोर्सेस को, पुलिस को दे, ताकि कानून के तहत जो कार्रवाई करनी है वो कार्रवाई की जा सके। अनेक ऐसे लोग जो बड़े महत्वपूर्ण माने जाते हैं, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि आम जनता की भावनाओं को भड़काने से कुछ मिलने वाला नहीं है। ये वक्त है कि विकसित भारत के निर्माण में आप भी योगदान दीजिए। 10-11 वर्षों में भारत दुनिया की 11वीं बड़ी अर्थव्यवस्था से आगे बढ़ते हुए दुनिया की 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था आज भारत की है। क्या हम ये नहीं चाहते कि इस विकसित भारत में जम्मू कश्मीर का भी योगदान किसी दूसरे राज्य से कम न हो? पिछले 6-7 वर्षों में जम्मू कश्मीर की इकॉनमी भी डबल हुई थी। क्या इस रफ्तार को हम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं? क्या इसमें हम अवरोधक का काम करेंगे? ये प्रश्न हैं जिन पर सबको एक साथ मिलकर के विचार करना चाहिए। आप सब साक्षी हैं कि पिछले 5-6 वर्षों की यात्रा निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर के निर्माण में और समाज में अमन और तरक्की की नई सोच का सृजन करने में लाभदायक रही है। ये भी सच है कि दुर्भाग्य से ऐसा पड़ोसी हमें मिल गया है जो आतंकवाद और चंद अलगाववादियों से हमारे समाज के मनोबल को तोड़ने की कोशिश करता है। पिछले दिनों हमने अनेक बदलाव देखे, मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता हूँ। अनेक स्थानों की चर्चा जो दूसरे कारणों से होती थी, अब उनकी चर्चा आज दूसरे कारणों से हो रही है। असंख्य नौजवान वहाँ तिरंगा लेकर के भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। ये बदलाव निश्चित रूप से शुभ संकेत है। लाल चौक पर लहराता तिरंगा जम्मू कश्मीर की आकांक्षाओं का एक नया प्रतीक है। पुलवामा की सड़कों पर नौजवान आतंकवाद और अलगाववाद के खिलाफ आवाज़ बुलंद करे, इससे पूरी दुनिया में एक संदेश जाता है
पहलगाम हमले के पश्चात जिस तरह से यहाँ की आवाम आतंकवाद के खिलाफ उठ खड़ी हुई थी, मैं समझता हूँ कि उसने एक बहुत ही अच्छा संकेत दिया है। ये कोई मामूली बदलाव नहीं है, हवा बदली है। समूचे आतंकी इकोसिस्टम के सफाई की ओर अब हम बढ़ सकते हैं। आर्मी, सुरक्षा बल, जम्मू कश्मीर पुलिस इन आतंकवादियों को कुचले, इसके लिए पूरी आज़ादी उनको दी गई है। एक बात मैं बार बार कहता हूँ कि बेगुनाह को छेड़ो मत और गुनहगार को छोड़ो मत। और ये कोई नारा नहीं है, ये डॉक्ट्रिन है जिस आधार पर सुरक्षा बल आगे बढ़ रहे हैं। मुझे सुरक्षा बलों के, जम्मू कश्मीर पुलिस के शौर्य पर पूरा भरोसा है और मैं आश्वस्त हूँ कि वह दिन दूर नहीं है जब जम्मू कश्मीर भी पूरी तरह आतंकवाद से मुक्त होगा। ये शाश्वत सत्य है कि शांति के बिना विकास दुनिया के किसी कोने में नहीं हुआ है और इसलिए मैं निजी तौर पर मानता हूँ कि नागरिकों की भी जिम्मेदारी है कि आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में पुलिस बल, आर्मी और सुरक्षा बलों का सहयोग करें। समाज से आतंकवाद और अलगाववाद के कलंक को धोना ही होगा। आने वाली पीढ़ी के लिए सुनहरा जम्मू कश्मीर अगर हम नहीं दे पाए तो यकीन मानिए जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो छाया साहब हम लोगों का नाम भी बदनुमा दाग की तरह उसमें बराबर दिखाई पड़ेगा। इसलिए मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि इस पर गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है, आत्मविश्लेषण करने की ज़रूरत है। मैं पुनः एक बार प्राइड ऑफ जम्मू कश्मीर से सम्मानित सभी साथियों का अभिनंदन करता हूँ, उन्हें बधाई देता हूँ। अथर्ववेद में हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों ने जो प्रार्थना की, कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सभ्य आहति, अर्थात मेरे दाएं हाथ में पुरुषार्थ और बाएं हाथ में विजय हो। मैं सम्मानित किए गए सभी कर्मयोगियों के लिए ऐसे ही पुरुषार्थ और विजय की कामना करता हूँ। आयोजन के लिए न्यूज़ 18 को हृदय से बधाई देते हुए सभागार में उपस्थित सभी महानुभावों के प्रति हृदय से कृतज्ञता का भाव व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।